हेलो दोस्तों। आज के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज की बड़ी खबर, कनाडा ने भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा सरकार ने कहा कि गैंग की गतिविधियों से समुदायों में भय का माहौल बन रहा है। कनाडाई कानून के तहत अब गैंग से जुड़ी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं और कानून प्रवर्तन को उनके खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा। साल 2014 से जेल में बंद बिश्नोई अपने सहयोगियों के साथ गैंग का संचालन कर रहा है। गोल्डी बराड को उसका करीबी माना जाता है और अटकलें हैं कि वह कनाडा में रहता है। यही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर बनी सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उनका कहना है कि विदेशों का फिल्म उद्योग अमेरिका से अनुचित लाभ ले रहा है। इस फैसले से भारत में बनी फिल्मों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी बाजार में भारतीय फिल्मों का कारोबार हाल के वर्षों में करीब $20 मिलियन तक पहुंच चुका है। ट्रंप ने कहा कि यह कदम लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के लिए उठाया गया है। इसके अलावा उन्होंने फर्नीचर और दवाओं पर भी टैरिफ लगाने की नीति जारी रखी है। और इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध अब महीनों में नहीं बल्कि घंटों और सेकंडों में मापा जाता है। उपग्रह, ड्रोन और सेंसर नई चुनौतियां ला रहे हैं, जबकि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक हमले वास्तविक खतरे बन चुके हैं। उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और स्वचालित निगरानी प्रणालियों को अपनाकर समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने को कहा। राजनाथ ने चेताया कि आतंकवादी और विरोधी देश डिजिटल मैपिंग और रियल टाइम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हर समय तत्परता और उन्नत तकनीक जरूरी है। इधर बिहार के बेगूसराय में फूल तोड़ने गए बच्चे मानव कुमार को बगीचे के मालिक सुरेश यादव ने बेरहमी से पीट दिया। गंभीर रूप से घायल मानव कुमार को परिजनों ने अस्पताल ले जाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इधर हरियाणा के पानीपत में सृजन पब्लिक स्कूल में छात्रों के साथ मारपीट और होमवर्क न करने पर एक छात्र को खिड़की से उल्टा लटकाने का मामला सामने आया। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल रीना और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा मंत्री ने स्कूल को तुरंत बंद कर दिया और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रिंसिपल ने बचाव में कहा कि बच्चों को सुधारने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन बच्चों को सार्वजनिक रूप से पीटना और शौचालय साफ करने के लिए मजबूर करना नियमों के खिलाफ है। यही चेन्नई स्थित यूको बैंक के जोनल हेड आरटीएस अजीत के खिलाफ एक इंटरनल ईमेल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ईमेल में आरोप है कि उन्होंने कर्मचारियों के साथ कठोर और अमानवीय व्यवहार किया, छुट्टी मांगने पर अपमानित किया और परिवार में इमरजेंसी के समय भी काम के लिए दबाव डाला। एक मामले में जोनल हेड ने कहा, सबकी मां मरती है, ड्रामा मत करो, तुरंत ज्वाइन करो। जबकि एक अन्य अधिकारी की पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। कर्मचारियों ने आरबीआई और वित्त मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की है। यूको बैंक और चेन्नई कार्यालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स, माई प्रिंसिपल्स की प्रस्तावना लिखी है। उन्होंने मेलोनी को एक देशभक्त और उत्कृष्ट समकालीन नेता बताया और लिखा कि यह पुस्तक उनके मासिक रेडियो शो मन की बात जैसी प्रेरणा देती है। प्रस्तावना में पीएम मोदी ने उनके जीवन और नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में उन्हें सराहा जाएगा। आत्मकथा में मेलोनी ने महिलाओं के कष्ट, राजनीतिक चुनौतियां और अपने देश और संस्कृति के लिए प्रतिबद्धता का जिक्र किया है। यही कांग्रेस ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पार्टी का आरोप है कि केरल एबीवीपी के पूर्व नेता प्रिंटू महादेव ने एक टीवी बहस के दौरान कहा, राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। कांग्रेस ने इसे केवल जुबान फिसलना नहीं बल्कि जानबूझकर दी गई धमकी करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर तुरंत और सार्वजनिक कार्रवाई नहीं करती है तो इसे विपक्षी नेता के खिलाफ हिंसा की मिली भगत माना जाएगा। कांग्रेस ने इस खतरे की जानकारी सीआरपीएफ को भी दी है और कार्रवाई की मांग की है। और इधर भारतीय कंपनी जोहो की अरट्टाई ऐप ने ऐप स्टोर पर धूम मचा दी है और नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। व्हाट्सएप के विकल्प के तौर पर देखी जा रही इस ऐप पर अब रोजाना लाखों यूजर्स जुड़ रहे हैं। 2021 में लॉन्च हुई अरट्टाई तमिल शब्द का मतलब अनौपचारिक बातचीत है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अपील के बाद डाउनलोड तेजी से बढ़े हैं।
इसमें पर्सनल और ग्रुप चैट, वॉइस नोट, इमेज और वीडियो शेयरिंग जैसी सुविधाएं हैं, जबकि कॉल एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। बढ़ते यूजर्स के कारण कंपनी ने सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारियों को भी तेज किया है। इधर संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए इस बार का सम्मेलन बेहद खास रहा। भारत की बढ़ती ताकत और तेल खरीदारी को लेकर चर्चा के बीच चीन ने भारत को यूएन सुरक्षा परिषद में बदलाव और अधिक प्रतिनिधित्व के लिए खुला समर्थन दे दिया। ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत ने अध्यक्षता करते हुए वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की मांग को मजबूती दी। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में ब्रिक्स और अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देशों के समर्थन के साथ चीन और रूस ने भी भारत और ब्राजील की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की आकांक्षाओं का समर्थन किया। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। यही एमपी के पन्ना में अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री और डायमंड स्टोन क्रशर संचालक श्रीकांत दीक्षित पर कोर्ट ने 1 अरब 24 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उनके द्वारा गुन्नौर के बिलघाड़ी में पत्थरों के अवैध उत्खनन और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के बाद लगाया गया। खनिज विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जुर्माना वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराया जाए। यह पन्ना में अब तक की सबसे बड़ी अवैध खनन कार्रवाई मानी जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नवरात्र के दौरान गरबा पंडालों में फूहड़ गानों और अश्लील डांस पर विवाद बढ़ गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 60-70 सदस्य रोजाना आयोजनों में पहुंचकर गानों, डांस और यहां तक कि युवाओं के कपड़े और आईडी की जांच कर रहे हैं। प्रशासन ने भक्ति गीत और रात 10 बजे तक ही ध्वनि यंत्रों की अनुमति दी थी, लेकिन कई पंडाल इसमें खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं। अश्लीलता और दबिश के कारण माहौल तनावपूर्ण बन रहा है। इधर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार ने ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी कर्मचारियों को 30 दिन का त्योहारी बोनस देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 2024-25 के लिए बोनस की राशि 6,908 रुपए तय की गई है। यह बोनस उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में रहे और कम से कम 6 महीने काम किया हो। केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल और केंद्र शासित प्रदेशों के पात्र कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। कैजुअल लेबरों को भी निर्धारित आधार पर बोनस दिया जाएगा। सरकार का यह फैसला लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अखिलेश यादव के रामपुर आने पर तंज कसा और कहा, हम छोटी गली में रहते हैं, बड़े लोग आएंगे तो स्वागत है। उन्होंने जेल में अपने ऊपर धीमा जहर देने की खबरों को भी खारिज किया और बताया कि वहां सिर्फ 1 रोटी और नींबू का आचार खाकर गुजारा करते थे। जेल से बाहर आने के बाद आजम खां इलाज के लिए दिल्ली गए और फिर रामपुर लौटे। सोमवार को उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, छात्रों और लोगों से बातचीत की और कहा कि अब उनका पूरा ध्यान जनता और युवाओं की समस्याओं को समझने और हल करने पर रहेगा। यही यूपी के हरदोई में सोमवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ। एक ही बाइक पर सवार पति पत्नी, बहन भांजा और साला लोडर की टक्कर से मारे गए। सभी मुंडन संस्कार से लौट रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि लोडर भी खाई में गिर गया। मरने वालों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं। कार्तिक नाम का बच्चा, जिसके मुंडन संस्कार के लिए ये यात्रा थी, किसी अन्य वाहन पर था और वह सुरक्षित रहा। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोडर और बाइक को कब्जे में लिया। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया और हाईवे पर कुछ देर यातायात बाधित रहा। इधर फतेहपुर में सोमवार को घर में पटाखा बनाते समय जोरदार विस्फोट हो गया। इस हादसे में पिता नूर मोहम्मद और उसकी बेटी तैयबा की मौत हो गई, जबकि बेटा शेर घायल हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और एसपी ने थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। विस्फोट इतना तेज था कि धुएं का गुब्बार फैल गया और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं बिजनौर के सीकरी भोगपुर में भी पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, जिसमें आधा दर्जन कर्मचारी झुलस गए। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मजदूरों को अस्पताल भेजा गया। यही लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन आयोजित हुआ। इस दौरान कानपुर की 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने कैंसर पीड़ित बेटे के इलाज के लिए मिली। महिला ने बताया कि वह आर्थिक तंगी और बिना आयुष्मान कार्ड के बेटे का इलाज नहीं करा पा रही।
मां की बातें सुन मुख्यमंत्री योगी द्रवित हो गए और तुरंत बेटे को कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशियलिटी इंस्टीट्यूट भेजने का निर्देश दिया। वहीं जनता दर्शन में लोग अवैध निर्माण, साइबर फ्रॉड, बिजली, प्रशासन और आर्थिक सहायता जैसी समस्याएं लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पीड़ित की मदद के लिए तत्पर है और प्रदेशवासियों के चेहरे पर खुशी लाना सरकार का उद्देश्य है। इधर तेज प्रताप यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नंबर ब्लॉक कर दिया है। उनका कहना है कि जब अखिलेश हाल में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में बिहार आए थे, तब उन्होंने कई बार फोन और मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यहां तक कि ताज होटल में संदेश भेजने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तेज प्रताप ने फोन ब्लॉक करने के साथ साथ अखिलेश को अपने एक्स अकाउंट से भी अनफॉलो कर दिया। बता दें कि तेज प्रताप ने हाल ही में अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है और वे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने पार्टी का नारा भी जारी किया, जन जन की शक्ति, जन जन का राज, बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप। यही उत्तर प्रदेश के थाना नगला खंगर क्षेत्र के नगला तुल्ला में नाली के पानी को लेकर दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। विवाद के दौरान गाली गलौज और मारपीट हुई, जिसमें लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया गया। इस झगड़े में महेंद्र, उसकी पत्नी कौशल्या और भुवनेश घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रभारी निरीक्षक गिरीश चंद्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर एनडीएमसी ने दिल्ली के 21 बाजारों में करीब 1600 स्ट्रीट वेंडरों को अस्थायी दुकान लगाने की मंजूरी दी है, लेकिन इस फैसले से स्थायी दुकानदार नाराज हैं। व्यापारियों का कहना है कि नो वेंडिंग जोन में भी जगह आवंटित कर दी गई है। सबसे ज्यादा मंजूरी सरोजनी नगर मार्केट में दी गई है, जहां 416 वेंडरों को अनुमति मिली है। विरोध कर रहे व्यापारी अब इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी के पुराने विजन का किस्सा सुनाया। नड्डा ने बताया कि 1994-95 में मोदी ने साफ कहा था कि पार्टी दफ्तर सरकारी इमारतों से नहीं चल सकते, अपना दफ्तर बनाना होगा। 1.5 साल में हिमाचल में नया कार्यालय बन भी गया। नड्डा ने यह भी कहा कि मोदी जी ने तभी कहा था कि पार्टी के पास कंप्यूटर और अपने वाहन होने चाहिए। मोदी के इसी विजन ने पार्टी को विपक्ष से सरकार तक पहुंचाया। इधर दुबई में एशिया कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। वजह थी नकवी की भारत विरोधी बयानबाजी। लगभग 1.5 घंटे तक मैदान पर विवाद चलता रहा और आखिरकार नकवी ट्रॉफी लेकर मंच से चले गए। बीसीसीआई ने आईसीसी से इस मामले में कड़ी आपत्ति दर्ज कराने का ऐलान किया है और नकवी को आईसीसी से हटाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी ही जीत का जश्न मनाया। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इसे क्रिकेट इतिहास की अभूतपूर्व घटना बताया। यही दिल्ली में बीजेपी के नए दफ्तर के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 से सीमेंट पर टैक्स 28 से घटाकर 18% कर दिया गया, जिससे दाम कम होने चाहिए थे, लेकिन हिमाचल सरकार ने उल्टा सीमेंट की कीमतें और बढ़ा दी ताकि अपनी तिजोरी भर सके। मोदी ने इसे जनता के हक पर सीधी चोट बताया। वहीं हिमाचल सरकार का कहना है कि टैक्स घटने से उन्हें 1000 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई के लिए दाम बढ़ाना जरूरी था। इधर महिला वनडे विश्व कप का रोमांच आज से शुरू हो रहा है और भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज श्रीलंका के खिलाफ करेगी। 12 साल बाद भारत में हो रहे इस टूर्नामेंट में कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। भारत और श्रीलंका अब तक 35 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें से 31 भारत ने जीते हैं। मंधाना शानदार फॉर्म में हैं, जबकि दीप्ति शर्मा गेंद और बल्ले दोनों से अहम रोल निभाएंगी। इस बार रिकॉर्ड $13.88 मिलियन की इनामी राशि दांव पर है और मेजबान भारत 47 साल बाद पहला आईसीसी खिताब जीतने का सपना लेकर उतरेगा। यही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो कोचिंग संस्थान पूरी फीस जब्त नहीं कर सकते। यह आदेश एक नामी कोचिंग सेंटर फिटजी लिमिटेड पर लागू हुआ, जिसे छात्र को करीब 2.6 लाख रुपये ब्याज समेत लौटाने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने साफ कहा कि एक बार जमा की गई फीस वापस नहीं होगी, जैसी शर्तें अनुचित व्यापार व्यवहार के दायरे में आती हैं। छात्र ने सिर्फ 10 दिन क्लास अटेंड की थी, इसके बाद संस्थान ने पूरी रकम रख ली थी।
आयोग ने इसे गलत ठहराते हुए 2 महीने में आदेश का पालन करने को कहा है, वरना 9% ब्याज देना होगा। इधर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव पर सोमवार को कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई। कुलपति ने कहा कि इस बार चुनाव में 4% अधिक मतदान दर्ज हुआ और मिरांडा हाउस में 60% से ज्यादा वोट पड़े। उन्होंने पुलिस और चुनाव समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि इस बार के अनुभव अगले चुनाव में भी काम आएंगे। बैठक में मौजूद दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट भीष्म सिंह ने कहा कि चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय और पुलिस के बेहतर तालमेल से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं डीसीपी नॉर्थ राजा बांथिया ने बताया कि वॉल ऑफ डेमोक्रेसी जैसी पहल से पोस्टरबाजी और डिफेसमेंट पर रोक लगी। कुलपति ने भरोसा दिलाया कि आगामी चुनाव में इन सुझावों को लागू किया जाएगा। यही तमिलनाडु के करूर में टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय के प्रचार कार्यक्रम के दौरान भगदड़ में अब तक 41 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक घायल हैं। भीड़ संकरे इलाके में फंसी और दम घुटने व कुचलने से हादसा हुआ। पुलिस ने विजय के खिलाफ कोई मामला नहीं दर्ज किया, लेकिन टीवी के 3 पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शोक व्यक्त किया और अफवाहें फैलाने से मना किया। राहुल गांधी ने संवेदना जताई, जबकि भाजपा ने जांच के लिए प्रतिनिधिमंडल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मृतकों और घायलों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें डीके के न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में।